कुसुम ने पंडित जी से टोटके के तोड़ के बारे में सुनते ही चैन की सांस भरी। उसने पूछा, क्या करना होगा पंडित जी, बताइए। पंडित जी ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो कुसुम, ये रास्ता गलत है। एक पंडित होने के नाते मुझे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम मुझे इतना आदर देते हो, सम्मान करती हो, इसीलिए मैं इस तरीके को अपना रहा हूँ। कुसुम को पंडित जी की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन पंडित जी, ऐसा कौन सा रास्ता है जो आप नहीं अपनाना चाहते हैं? पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, काला जादू। काला जादू सुनकर कुसुम चौंक पड़ी। उसने तुरंत कहा, काला जादू? आप किस काले जादू के बारे में बात कर रहे हैं पंडित जी? पंडित जी ने कहा, जब मुझे कोई उपाय नहीं मिला तो मैंने कहीं से पता किया काले जादू के बारे में, क्योंकि अक्सर कुछ चीजों का तोड़ वहाँ से मिल जाता है। तुम्हें सुहाना का बाल लाना होगा इस टोटके को तोड़ने के लिए। ये सुनकर कुसुम मन ही मन सोचने लगी, अरे पंडित जी, ये तो मुझे पहले से पता है। मुझे लगा आप कोई आसान रास्ता ढूंढ के लाएंगे। पंडित जी ने कहा, क्या सोच रही हो कुसुम? इस पर कुसुम ने जवाब दिया, लेकिन पंडित जी, क्या और कोई आसान तरीका नहीं है? सुहाना के बाल कैसे लाऊंगी मैं? अब यही रास्ता बचा है हमारे पास आदित्य को बचाने का। कल का समय है तुम्हारे पास, जैसे तैसे सुहाना का बाल लेकर रहो, पंडित जी ने कहा। इधर दूसरी तरफ सुहाना हॉल में खड़ी खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने खुद से कहा, आखिर पंडित जी को इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी आदित्य पर? सुहाना का बहुत मन किया कि वो जाकर दरवाजा खटखटाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी अचानक से कुसुम कमरे से बाहर निकली। उसके पीछे पंडित जी भी बाहर आए। उन्होंने कुसुम से कहा, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, मैं आज यहीं रुककर सुबह निकल जाता हूँ। कुसुम ने पंडित जी का आदित्य के पिता के कमरे में सोने का इंतजाम किया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, सुहाना ने पूछा, आखिर पंडित जी इतनी देर रात क्यों आए हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कुसुम ने सोचते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। पंडित जी आदित्य के इलाज के लिए ही आए हैं। उन्होंने कहा कि वो कल तक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सुहाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी के मारे कुसुम को गले से लगा लिया। उसने कहा, तुम सच बोल रही हो कुसुम? आदित्य कल मुझे पहचान लेगा? उसने मन ही मन कहा, जरा खुशी तो देखो इसकी, मेरे पति के पीछे ही पड़ी हुई है ये तो। कुसुम ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। सुहाना ने भी हाँ में सर हिलाया और वो वहीं रुक गई। सूरज सर पर चढ़ चुका था और आदित्य के घर पर कुसुम अभी तक सो रही थी। सुहाना की नींद भी खुल चुकी थी। सुहाना फ्रेश होकर सीधे आदित्य के कमरे में गई। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, बस आदित्य, आज सब ठीक हो जाएगा। आज पंडित जी तुम्हें ठीक कर देंगे और मैं तुमसे सबसे पहले माफी मांगूंगी। तभी अचानक हॉल में रखा लैंडलाइन बजने लगा। इससे पहले कोई जाग जाए, सुहाना ने तुरंत दौड़कर फोन उठाया और जैसे ही उसने फोन पर आवाज सुनी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसने कहा, काकी, यहाँ सब ठीक है। मैं कल आपको कॉल करने का सोच ही रही थी, लेकिन कल मौका ही नहीं मिला। काकी ने कॉल पर कहा, मैं समझ सकती हूँ बेटा। आदित्य कैसा है? कोई सुधार है क्या? सुहाना ने काकी को फोन पर कल रात के हादसे के बारे में बताया और ये भी बताया कि आज आदित्य ठीक हो जाएगा। इस पर काकी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है सुहाना। तो जब सब ठीक हो ही रहा है तो तुम जरा मार्केट आ जाओ। सुहाना काकी से बात कर रही थी। ठीक उसी वक्त में आवाज सुनकर कुसुम की भी आँख खुल गई। उसने बाहर आकर देखा तो सुहाना फोन पर बात कर रही थी। सुहाना ने फोन पर चौंकते हुए कहा, लेकिन आप सुबह सुबह मार्केट में क्या कर रही हैं? इस पर फोन के उस पार से काकी ने हंसते हुए कहा, सुबह सुबह जरा घड़ी देखो, सुबह के 12 बज चुके हैं और सूरज सर चढ़ चुका है। तुम बस सीधा यहीं आ जाओ। इससे पहले सुहाना कुछ और पूछ पाती, काकी ने फोन रख दिया। तभी कुसुम अंगड़ाई लेते हुए सुहाना के पास आई और कहा, क्या हुआ सुहाना? काकी ने क्या बोला? इस पर सुहाना ने कहा, काकी मुझे मार्केट के लिए बुला रही हैं। ये सुनकर कुसुम के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने तुरंत कहा, हाँ, जाओ ना, वैसे भी वो अकेली होंगी। सुहाना खड़ी खड़ी कुछ सोचने लगी। फिर उसने कहा, लेकिन आदित्य, मैं उससे, अरे आदित्य को मैं संभाल लूंगी, तुम काकी से मिलो। कुसुम ने सुहाना से कहा, जिसके बाद सुहाना ने भी हामी भरते हुए कहा, तुम सही कह रही हो कुसुम, मैं काकी के पास जाती हूँ, लेकिन आदित्य को जैसे ही होश आए मुझे खबर कर देना। इतना कहकर सुहाना वहाँ से निकल गई। आज पुतुलबाड़ी का मौसम ही अजीब लग रहा था। सूरज सर चढ़ चुका था, लेकिन तब भी सूरज की रोशनी मध्यम थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान पर काले बादल भी मंडरा रहे थे। सुहाना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज गांव में बड़ा अजीब मौसम छाया हुआ है।
हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा। सुहाना मन ही मन आदित्य के लिए प्रार्थना करते हुए मार्केट की तरफ चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद वो मार्केट पहुंच गई। आज मार्केट में भीड़ कुछ ज्यादा ही इकट्ठा हुई थी। हर दुकान पर लोग भरे पड़े थे। जैसे जैसे सुहाना मार्केट के अंदर बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बड़ी होती गई। चलते चलते सुहाना की नजर सामने एक बड़ी सी भीड़ पर पड़ी, जो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे घेरे में खड़े हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। सुहाना ने देखा कि उस भीड़ में काकी भी खड़ी हुई थी। सुहाना काकी को देखकर हैरान रह गई। वो भागकर काकी के पास गई और देखा कि भीड़ के बीचों बीच कोई शख्स बेहोश पड़ा था। सुहाना ने काकी से पूछा, काकी आखिर ये सब हो क्या रहा है और कौन बेहोश पड़ा हुआ है? इस पर काकी ने सोचते हुए कहा, पता नहीं कौन आदमी है। इसके बाद सुहाना ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा आप यहाँ मार्केट में क्या करने आई थी? अरे मैंने सोचा कि कुछ पूछताछ कर लूं मैं, ताकि आगे क्या करना है हमें पता चले, काकी ने कहा। सुहाना काकी की बात सुनकर हाँ में सर हिला रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ भीड़ पर ही था। सुहाना अंदर झांकने की कोशिश कर ही रही थी कि वहाँ खड़ी कुछ औरतों की बातें सुहाना को सुनाई दी। उनमें से एक औरत ने कहा, अरे मौसी, लेकिन ये आदमी यहाँ आया कैसे? अरे ऐसे कैसे किसी ने देखा नहीं उसे? मौसी ने जवाब दिया, पता नहीं बिटिया, लेकिन अच्छा खासा दुकान चलता था इसका, लेकिन बेचारे की ऐसी मौत हो गई। ये सुनकर काकी और सुहाना दोनों ही चौंक पड़े। सुहाना ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। तभी उस औरत ने आगे कहा, वैसे मौसी, ये तो किशन बाबू की तरह लग रहे हैं। मौसी ने कहा, अरे हाँ हाँ, वो किशन ही है, किशोर का बाप। बेचारा किशोर, पहले माँ चल बसी और अब बाप। किशोर का नाम सुनकर सुहाना की रूह कांप उठी। वो अपनी पूरी जान लगाकर सबको धक्का देते हुए भीड़ को चीर कर आगे बढ़ने लगी। भीड़ में खड़े लोग सुहाना को अजीब तरह से देखे जा रहे थे। जैसे सुहाना अंदर पहुंची, उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। वो वही आदमी था जिसकी दुकान पर सुहाना साड़ी लेने गई थी, किशोर के पिताजी। सुहाना ने घबराते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। किशन का शरीर पूरा फीका पड़ चुका था। उसके चेहरे पर कमजोरी आ गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में खून की कमी हो गई हो। उनकी लाश एक लाल साड़ी में लपेटकर पेड़ के नीचे रखी हुई थी। किशन का ये हाल देखकर सुहाना अंदर अंदर घबराने लगी। तभी उसकी नजर लाश के सामने बैठे हुए किशोर पर पड़ी। किशोर अपने पिता से दूर सहमा और बौखलाया हुआ था। उसकी आंखों में गम से ज्यादा खौफ झलक रहा था। कुछ लोग किशोर को समझा रहे थे, लेकिन किशोर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुहाना किशोर को देखकर भावुक हो गई थी। तभी अचानक सुहाना को देखकर किशोर भागता हुआ उसके पास आया और उसके गले लग गया। सुहाना ने किशोर को कसकर पकड़ते हुए कहा, किशोर, लेकिन किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सुहाना को कसकर गले लगा लिया। सुहाना को किशोर के पूरे शरीर में कंपन महसूस होने लगी। भीड़ में खड़े एक लाल पगड़ी पहने बुजुर्ग ने कहा, कोई भी गांव वाला इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा और कुछ दिनों के लिए रात को कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इतना कहकर सारे गांव वाले अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। अब किशोर के पिता की लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने वाले थे। सुहाना ने किशोर को देखते हुए कहा, तुम्हें मैं इस वक्त जो भी समझाऊंगी वो तुम्हें समझ नहीं आएगा किशोर, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। इस पर किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़े खड़े कांप रहा था और सुहाना को घूरे जा रहा था। किशोर ने झिझकते हुए कहा, दीदी, दीदी। इससे पहले किशोर आगे कुछ बोलता, गांव के कुछ लोग उसे शमशान घाट की ओर लेकर जाने लगे, जहां एक तरफ मार्केट में किशोर के पिता की लाश देखकर सुहाना बौखलाई हुई थी, वहीं कुसुम के घर पर अचानक आदित्य की तबीयत खराब होने लगी। कुसुम किचन में काम ही कर रही थी कि अचानक आदित्य की चीख उसे सुनाई दी। वो चीख सुनकर तुरंत उसके कमरे की तरफ भाग कर गई और वहाँ पर पंडित जी भी उसकी आवाज सुनकर पहुँच गए थे। आदित्य की हालत कल रात से भी ज्यादा खराब थी। उसका चेहरा फीका पड़ने लगा और शरीर पर नसें साफ साफ दिखने लगी। इस हालत में आदित्य को देखकर कुसुम की जान ही हलक में आ गई थी। उसने पंडित जी से घबराते हुए कहा, पंडित जी कुछ तो बताइए, ये आदित्य को क्या हो रहा है? पंडित जी के माथे से पसीने छूटने लगे। उन्होंने तुरंत कुसुम से कहा, तुम्हें सुहाना के बाल अभी के अभी लाने होंगे, नहीं तो आदित्य की जान खतरे में पड़ सकती है। आदित्य को देखकर कुसुम की हालत खराब होने लगी।
वो कुछ भी सोच या समझ नहीं पा रही थी। तभी पंडित जी ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, अभी के अभी जाओ कुसुम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बाकी का काम देखता हूँ। एक तरफ घर पर कुसुम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना भी काकी के साथ मार्केट से लॉज की तरफ जाने लगी। सारी दुकानें आज के दिन बंद होने लगी और देखते ही देखते मार्केट पूरी तरह से खाली हो गया था। सुहाना का परेशान चेहरा देखकर काकी ने उससे कहा, किशोर के पिता के बारे में सोच रही हो? सुहाना ने कहा, नहीं काकी, मैं किशोर के बारे में सोच रही हूँ। ये लड़का मुझे बहुत ही अलग लगता है आम लड़कों से। आपने देखा, उसकी आंखों में गम नहीं था, बस खौफ था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये कुछ छुपा रहा है और अगले ही पल जैसे कुछ बताना चाह रहा हो। इस पर काकी ने सुहाना से कहा, अक्सर बिन माँ के बच्चे ऐसे ही पलते हैं सुहाना। माँ बच्चों को अच्छा बुरा सब कुछ सिखाती है। काकी की ये बात सुनकर सुहाना की आंखें भर आई। उसे अपनी बच्ची की याद आ गई। उसने काकी की तरफ देखकर कहा, काकी, आज किशोर की तरह ही मेरी बच्ची भी कहीं भटक रही होगी ना। उसकी माँ के जिंदा होते हुए भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। आज किशोर के पिता की जगह भगवान ने काश मुझे अपने पास बुला लिया होता। काकी ने तुरंत सुहाना के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, सुहाना, ऐसे बात मत किया करो बेटा। ना जाने कब सरस्वती वास कर रही हो जुबान पर, और तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। हम उसे हर हालत में ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। इधर दूसरी तरफ कुसुम अपने घर से निकल चुकी थी। वो घबराते हुए सुहाना को ढूंढती हुई लॉज पहुंच गई। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक वो ये भी भूल गई थी कि सुहाना मार्केट के लिए निकली थी। बस हर पल आदित्य का फीका चेहरा ही बार बार उसके जहन में आ रहा था। कुसुम लॉज पहुंचकर सीधे सुहाना के कमरे की तरफ भागी, लेकिन उसका कमरा बंद था। वो सोच ही रही थी कि आखिर दरवाजा कैसे खोले। तभी वहाँ से लॉज में काम करने वाला एक लड़का गुजरा। कुसुम ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे इस कमरे की चाबी इसी वक्त चाहिए। वो लड़का चौंकते हुए बोला, आप कौन है मैडम? क्या ये आपका कमरा है? कुसुम के पास बात करने का वक्त नहीं था। उसने भिन्नाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, आदित्य की पत्नी कुसुम। अब मुझे अगर 2 मिनट में चाबी नहीं मिली तो तू इस लॉज से बाहर मिलेगा। कुसुम का गुस्सा देखकर वो लड़का कांप गया था, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उस लड़के ने हकलाते हुए कहा, जी भाभी, मेरा मतलब मैडम, बस 2 मिनट। वो लड़का जितनी तेजी से वहाँ से गया था, उतनी तेजी से उस कमरे की एक चाबी लेकर आया। कुसुम ने उसके हाथ से चाबी छीनते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। मौका देखते ही वो लड़का वहाँ से निकल गया। कुसुम ने कमरे का ताला खोला। उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक कोने में कुछ सामान रखा हुआ था और बेड पर कुछ कपड़े। कुसुम ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी सुहाना का बाल नहीं मिला। कुसुम यहाँ वहाँ अपनी नजरें दौड़ाती हुई देख ही रही थी कि उसे बाथरूम के अंदर कुछ कपड़े नजर आए। उसने तुरंत बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ कुछ साड़ियाँ लटकी हुई थी। उनमें से एक साड़ी सुहाना की थी। कुसुम ने खुद से कहा, ये तो सुहाना की साड़ी है, इसी में वो उस दिन मेरे घर आई थी। कुसुम ने उस साड़ी को अच्छे से झाड़ा तो उसमें से कुछ बाल गिरे। उन बालों को झट से उठाते हुए कुसुम ने कहा, आखिर मुझे ये मिल ही गए। बस आदित्य, थोड़ी देर और, मैं आ रही हूँ। जैसे ही कुसुम उन बालों को अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर बाथरूम से निकली, वो अचानक सामने देखकर रुक गई। सामने काकी और सुहाना को देखकर कुसुम के होश उड़ गए थे। क्या कुसुम सुहाना और काकी से बचकर आदित्य को बचा पाएगी? क्या सुहाना अपनी तमाम परेशानियों से निकलकर अपनी बच्ची को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।